नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25। क्वेश्चन है अ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कोलाइडेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 13.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कह रहे हैं हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना, तो जो हाइड्रोजन एटम है वो किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। ये एन इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, 1 हो गया। अब इससे कौन टकराता है, इलेक्ट्रॉन टकराता है, ठीक है ना, इस हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में वो कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो 13.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसके पास चली जाएगी, हाइड्रोजन एटम के पास चली जाएगी। तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, -13 देखो जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा ना तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन का वो एनर्जी गेन कर लेगा। तो कितनी एनर्जी चली जाएगी, इतनी एनर्जी से टकराया ना तो 13.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेरे पास कितना है, -0.223 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। सिंपल कैलकुलेशन था। अब एक बात देखो, माइनस में आ रहा है ना तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन स्टिल बाउंड है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टिल क्या है, बाउंड स्टेट में है। यानी ये मेरा प्रोटॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम फैक्टर क्या है जिससे रेडियस इंक्रीज हुई है। मैक्सिमम फैक्टर पूछा है हमसे, बाय विच द रेडियस ऑफ एटम वुड इंक्रीज, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक। अब ध्यान देने वाली बात देखो क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि अब स्टिल बाउंड है ना, तो इलेक्ट्रॉन कोई सी स्टेट में चला गया होगा, मान लो एन स्टेट में चला गया, हमें नहीं पता। तो यदि हम ये पता कर ले कि कौन सी स्टेट में गया है तो हम आर निकाल सकते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना। कोई डाउट है। तो अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैसे हो कितनी गई, इतनी हो गई ना, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, ठीक है ना, -0.223 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गया। पता कर लेते हैं ये कि -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन का इतना एनर्जी है, इतना एनर्जी हो गया ना। अब उसका समझ में, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो n² एक्चुअली में है क्या, 13.6 अपॉन में 0.223, ठीक है। तो जब आप इसको काटोगे तो ये रफली आएगा हमारे पास 60.98 समथिंग आएगा, ठीक है। कोई डाउट है। तो देखो n² एक्चुअली में आया क्या है, 61 आ गया लगभग, ठीक है। n का वैल्यू क्या होगा, √61 होगा। कोई डाउट है। अब देखो ये 64 तो होता तो n का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाता, 8 आ जाता, यदि ये 64 होता, लेकिन ये 64 नहीं है तो n का वैल्यू 8 नहीं आएगा। तो n का वैल्यू रफली आएगा कितना, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 7.8 7.7 समथिंग कुछ इतना वैल्यू आएगा, है ना। लेकिन n तो इंटीजर होता है ना, क्या होता है, n का वैल्यू इंटीजर होता है, तो हम तो इंटीजर नहीं ले सकते। सेल क्या होती है, ऐसे ही तो हो सकती ना भाई, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ऐसे थोड़ी ना होगी 1.5 सेल, 2.5 सेल, 3.5 सेल, ऐसा नहीं होगा। तो n का वैल्यू हम कितना लेंगे, 7 लेंगे। ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो n का वैल्यू हम कितना ले लेंगे, 7 ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है रेडियस का, हाँ बोर एटम से हमने निकाला था कि जो भी हाइड्रोजनिक एटम होते हैं उसमें कितना होता है, a0 n² अपॉन में z। a0 क्या है, बोर रेडियस है जो क्या ग्राउंड स्टेट में थी, z हाइड्रोजन के लिए 1 है, ठीक है ना। तो n का वैल्यू 7 आया, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हो गया, ये a0 हो गया। तो ग्राउंड स्टेट में तो a0 थी रेडियस, अब कितनी हो गई, 49 टाइम्स हो गई। तो यानी 49 टाइम्स कहने का मतलब है ये मेरा उत्तर हो गया। समझ में आया। क्वेश्चन ये पूछ रहा था द मैक्सिमम फैक्टर बाय विच द रेडियस ऑफ एटम वुड इंक्रीज। कोई डाउट यहाँ तक। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, यदि समझ में नहीं आया है तो दोबारा इस चीज़ को देखिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।